अरे देश की मजबूरी है, हमारे साथ जरूरी है। अरे देश की मजबूरी है, हमारे साथ जरूरी है। अरे देश के नेता कैसा हो, अरे देश का नेता कैसा हो, हमारे साथ कैसा हो। अरे देश का नेता कैसा हो, हमारे साथ कैसा हो। अरे देश का नेता कैसा हो। महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ नेते आजीदादा आपण या ठिकाणी सर असतील, तसेच वकील आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष कैलास पवार सर आपण या विचारांच्या भागात सर आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सर आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सर आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक मिनट या ठिकाणी फसलुद्दीन दांडे यांच्या नेतृत्वाखाली मी सर्वच प्रवेशकर्त्यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी साहेबांचं स्वागत करावं। मध्यमून ज्यांनी प्रवेश केला त्यांनी समोर या, मित्रा दादा असतील, शबीर असतील, हजर समोर यावं आणि त्यांनी साहेबांचं स्वागत करावं। मुस्लिम समाज के सम्मान में बीआरएसपी मैदान में, मुस्लिम समाज के सम्मान में बीआरएसपी मैदान में, बहुजनों के सम्मान में बीआरएसपी मैदान में। बीआरएसपी आई है, नई रोशनी लाई है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो।
बेईमानों का राज बदल दो, आरएसएस संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वरिष्ठ नेते महाराष्ट्राचे आजीबाई यांचे या ठिकाणी स्वागत होत आहे. त्यांचे स्वागत खालिदबाई करतील अशी त्यांनी एकनाथ दादा पहिले निसारबाई करतील. निसारबाईंना अशी विनंती करतो की एकनाथ दादा स्वागत करावं. मराठवाडा वकील अध्यक्ष ॲडव्होकेट राहुल जडे सर यांचे या ठिकाणी स्वागत होत आहे. या ठिकाणी आमच्या जिल्ह्याचे जिल्हा प्रभारी आणि तसेच वकील आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष आदरणीय ॲडव्होकेट सर यांचे या ठिकाणी स्वागत होत आहे. ॲडव्होकेट साहेब स्वागत करावं. चला वणकर साहेब नुसरत दादा. सोशलिस्ट पार्टीचा बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीचा मोरे साहेब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, मोरे साहेब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ. तसेच साहेबराव दाभाडे दादा यांनी या ठिकाणी साहेबांचं स्वागत करावं. या ठिकाणी फसलुद्दीन दांडे यांच्या नेतृत्वाखाली मी सर्वच प्रवेशकर्त्यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी साहेबांचं स्वागत करावं. मध्येतून ज्यांनी प्रवेश केला त्यांनी समोर या. मित्रा दादा असतील, शबीर असतील, हजी समोर यावं आणि त्यांनी साहेबांचं स्वागत करावं. मुस्लिम समाज के सम्मान में, बीआरएसपी मैदान में, मुस्लिम समाज के सम्मान में, बीआरएसपी मैदान में, बहुजनों के सम्मान में बीआरएसपी मैदान में बीआरएसपी आई है, नई रोशनी लाई है. तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, आरएसएस संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं. आमच्या जिगरबाज महिला आघाडीच्या जिल्हा उपाध्यक्षा इंदुताई खरात, कांचनवरून आलेले सर्व कांचन या ठिकाणी कांचनवाडीच्या तर्फे साहेबांचं स्वागत होतं. एकदा जोरदार टाळ्या वाजव, जोरदार टाळ्या. याही साहेबांचं स्वागत करत आहे. या ठिकाणी कामगार आघाडीचे वतीने कामगार शहर या ठिकाणी कामगार आघाडीच्या वतीने स्वागत होत आहे. टाळ्या वाजवा. तसेच या ठिकाणी पाटील साहेब मोरे साहेब सर्व मोरे साहेब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, मोरे साहेब संघर्ष करो. हम तुम्हारे देश की ये मजबूरी है, आने साथ, देश की ये मजबूरी है, बीआई है. या ठिकाणी युवा शहर अध्यक्ष रवींद्र करात या समोर या ठिकाणी फसलुद्दीन दांडे यांच्या नेतृत्वाखाली मी सर्वच प्रवेशकर्त्यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी साहेबांचं स्वागत करावं. मध्येतून ज्यांनी प्रवेश केला त्यांनी समोर या. मित्रा दादा असतील, शबीर असतील, हजी समोर यावं आणि त्यांनी साहेबांचं स्वागत करावं. मुस्लिम समाज के सम्मान में, बीआरएसपी मैदान में, मुस्लिम समाज के सम्मान में, बीआरएसपी मैदान में, बहुजनों के सम्मान में बीआरएसपी मैदान में बीआरएसपी आई है, नई रोशनी लाई है. तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, आरएसएस संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं. पार्टीचे संस्थापक अध्यक्ष, संविधान तज्ञ, बहुजन नेते ॲडव्होकेट डॉक्टर सुरेशजी माने साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी एकदा आपल्याला विनंती करतो की एकदा साहेबांसाठी जोरदार टाळ्या वाजवून त्यांचं या ठिकाणी स्वागत करावं. त्याचबरोबर बीआरएसपीचे सर्वच जबाबदार पदाधिकारी बांधवांनो, आज संपर्क कार्यालयाच्या उद्घाटना प्रसंगी आदरणीय माने साहेब या ठिकाणी आपला वेळातला वेळ काढून आपल्या कामाला बाजूला ठेवून या ठिकाणी त्यांनी आपल्या छत्रपती संभाजीनगर औरंगाबादला वेळ दिला आणि आदरणीय माने साहेबांनी आम्हाला वेळ देऊन मी साहेबांचे धन्यवाद देतो.
साहेबांनी आपल्या धावपळीच्या या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये कालच साहेब तेलंगणामध्ये होते. तेलंगणामध्ये विधानसभेच्या निवडणुका त्या ठिकाणी आहेत. त्या निवडणुकांच्या तयारीसाठी आदरणीय बाबासाहेब तेलंगणा राज्यात त्या ठिकाणी हैदराबादला इतर शहरामध्ये होते. म्हणून आज आपल्या या उद्घाटनाप्रसंगी ते आपल्याला लाभले आहेत. मी त्यांचे खूप खूप धन्यवाद देतो. बांधवांनो, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी गेल्या 8 वर्षापासून या देशातल्या दलित, आदिवासी, मुस्लिम, भटकेवृत्त, मराठा आपल्या सगळ्याच जाती धर्मातल्या लोकांसाठी त्यांचे हक्काधिकार, त्यांचे न्याय त्यांना मिळण्यासाठी सतत आदरणीय माने साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये आम्ही संघर्ष करत आहोत. आदरणीय माने साहेबांच्या नेतृत्वात प्रत्येक जाती धर्मातला माणूस बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीमध्ये या ठिकाणी ताकदीनं आणि शक्तीनं या ठिकाणी जुळत आहे. आदरणीय माने साहेबांच्या नेतृत्वात 2015ला पक्षाची स्थापना झाली. आज हे 8वं वर्ष पक्षाला लागलेलं आहे. या 8 वर्षामध्ये आदरणीय माने साहेबांच्या नेतृत्वाचा कमाल की या देशातल्या 8 राज्यामध्ये पक्षाची स्थापना झाली. महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये पक्ष गेला आणि देशातल्या 8 राज्यामध्ये त्या ठिकाणी पक्ष पोहोचलेला आहे. ही आदरणीय माने साहेबांच्या नेतृत्वाची कमाल आहे. बांधवांनो, रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी संबंध 9 तालुक्यामध्ये आपण जाळं या ठिकाणी पेरून ठेवलेलं आहे. कारण कुठल्या प्रकारची आपल्याला चिंता करायची या ठिकाणी गरज आली नाही. कारण प्रत्येक ठिकाणी आपण जर गेलो तर त्या ठिकाणी 5-50 कार्यकर्ते आपल्या तालुक्यामध्ये आपण निर्माण झालेले आहेत. आणि आमच्या या ठिकाणी तालुक्याच्या अनुषंगाने, जिल्ह्याच्या अनुषंगानं आमच्याकडे प्रत्येक त्या ठिकाणी आमच्याकडे सिस्टम या ठिकाणी चालू केली साहेब. आम्ही वॉर्ड वाईज आणि बूथ वाईज अध्यक्ष त्या ठिकाणी द्यायची आणि त्याची कमिटी त्या ठिकाणी तयार करायची. कारण प्रत्येक घरामध्ये, प्रत्येक मनामध्ये बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी गेली पाहिजे. माने साहेब त्या ठिकाणी गेले पाहिजे. बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीचा झंझावात त्या ठिकाणी केला पाहिजे. फुलेशाह आंबेडकरांची चळवळ त्या ठिकाणी गतिमान करण्यासाठी त्या ठिकाणी कार्यकर्ता निर्माण झाला पाहिजे. म्हणून आम्ही संबंध जिल्ह्यामध्ये आम्ही काम करत आहोत. आणि याच अनुषंगानं महाराष्ट्राचे प्रदेश ज्येष्ठ नेते आपल्या या ऑफिसच्या उद्घाटनाप्रसंगी ते या ठिकाणी 2 शब्द व्यक्त करतील. अज्जूभाई यांना इस मौके पर मैं तमाम महापुरुषों को खराज अकीदत पेश करता हूँ. उसी तरह बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के रोए रवा आदरणीय सुरेश जी माने साहब, मंच पर उपस्थित प्रदेश महासचिव अरविंद जी कामरे साहब, जिला सदर जनाब विजय जी सिंगारे साहब, और जिनका ये ऑफिस का उद्घाटन हुआ हमारे नौजवान साथी जिला के युवा के अध्यक्ष जनाब अनामी मौर्य साहब, जनाब बत्तीसे साहब, एडवोकेट जड़े साहब, इंगड़े साहब, निसार साहब, सलाम भाई, और आप तमाम जितने पदाधिकारी है सबके नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं आप सबके नाम लिया हूँ ऐसा समझ के चलिए. आप आज इस ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर योगायोग हमारे जनाब सदर साहब मौजूद है. ये हमारे लिए बहुत बाइज्जत बरकत है. सर से मैं एक बात की गवाही देता हूँ कि सर आप जिस वार्ड में, जिस बस्ती में आए हो, ये समझ के चलिए आप कि यहाँ की सीट निकल चुकी है. क्योंकि सर मैं भी यहाँ रहता हूँ, अरविंद मोरे यहाँ रहते हैं, लतीफ भाई यहाँ रहते हैं और हमारे बहुत सारे साथी यहाँ हैं, निसार है, मौसीन है. ये हमारी पर्सनल जिम्मेदारी है. तो आपको हम जो है ये सीट निकल गई ऐसी गवाही देते हैं, आप ये जमा करके चलिए. आप इसी के साथ जो हमारे ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, अनामी मोरे साहब युवा के जिला सदर बने हैं. मैं उनसे उम्मीद और तवक्को ये रखता हूँ कि आप ये वार्ड तो जमा है, लेकिन आप कम से कम युवाओं के जो है तो 15 वार्ड की पूरी कोशिश कीजिए और यहाँ से सीटा निकालो. महानगर पालिका के अंदर हमारा मेयर होना चाहिए, इसलिए कि हमने सबको देख लिए, लोगों को हमको भी चखने का मौका मिलना चाहिए कि बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जी जान से लगे हुए हैं. बिल्कुल उम्मीद है आपसे. मैं सबसे पहले तो अनामी मोरे सर को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि इलेक्शन की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी. और जैसा कि हमारे अज्जू भाई ने बताया है और उन्होंने जो जबान दी है कि सर यहाँ की नगर सेवक की सीट तो एक बहुत छोटी बात है, वो तो निकाल ही लेंगे, लेकिन आने वाले वक्त में
15 से 20 नगर सेवक और औरंगाबाद शहर से आमदार वो भी निकालने की हम पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि औरंगाबाद यूनिट एक मजबूती से काम कर रहा है। अरविंद कामले साहब के नेतृत्व में, विजय सिंगारे साहब के नेतृत्व में और तमाम जाति धर्म के लोगों को साथ में लेकर काम कर रहा है। जहाँ कहीं पर भी किसी पर भी अन्याय अत्याचार होता है तो सबसे पहले बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी मैदान में उतरकर पूरी ताकत लगाकर उसको न्याय दिलाने का काम करती है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आने वाले वक्त में पूरी मजबूती के साथ हम काम करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय संविधान, खुदा हाफिज़। हमारे सारे महापुरुषों को सबसे पहले विनम्र अभिवादन करके आज मयूरवन कॉलोनी में अनामी मोरे जो हमारा मूवमेंट का पुराना साथी है, युवा साथी है, उसके संपर्क कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर पार्टी के महामंत्री भाई अरविंद कामले जी, जिला अध्यक्ष सिंगारे जी, अज्जू भाई, बाकी सारे पार्टी के पदाधिकारी और इस कार्यक्रम के दौरान आप उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले आज यहाँ इस पार्टी के इस वार्ड के संपर्क कार्यालय का उद्घाटन हुआ, ऐसा मैं घोषित करता हूँ। कार्यालय का उद्घाटन मतलब काम करने की शुरुआत होती है। यहाँ के जो भी निवासी लोग हैं, रहवासी लोग हैं, उनकी कई सारी मुसीबतें होती है। उसके लिए कोई लाइसेंसिंग करने वाली सिस्टम लगती है, कोई कार्यकर्ता पदाधिकारी लगते हैं, और ऐसे समय में इस बात को समझकर ये नहीं कि सिर्फ चुनाव को ही ध्यान में रखा है, राजनीतिक दल है तो चुनाव तो लड़ना ही है, लेकिन चुनाव लड़ना एक उसका हिस्सा समझना चाहिए और लोगों तक पहुंचने का जरिया राजनीतिक दल होता है। और लोगों के स्वीकृति के लिए आप जितने अच्छे काम करेंगे उतने लोग आपके साथ देंगे। तो ये लोगों के लिए भी मौका है और अनामी के लिए भी मौका है। तो ये दोनों सिस्टम को अगर हम समझेंगे तो इस कार्यालय की उपयोगिता आप लोगों के समझ में आ जाएगी। पार्टी के लिए कार्यालय क्यों जरूरी होता है, वैसे हमारे एडवोकेट साथी ने बताया कि हमने पार्टी प्रवेश तो कोर्ट के बिल्डिंग में भी किए हैं। वैसे कहीं भी कर सकते हो, उसका कोई लिमिट तो है नहीं, लेकिन लोगों की सुविधा को ध्यान में रखना चाहिए। लोगों की सुविधा जब ध्यान में रखते हैं तब आपको एक पक्के कार्यालय की जरूरत होती है, जहाँ लोग अपने शिकायतें लेकर आए। किसको पानी की समस्या होगी, किसको स्कूल की समस्या होगी, किसको पुलिस थाने की समस्या होगी, किसके ऊपर जुल्म जाति का मामला होगा, अन्याय का मामला होगा। तो राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों का ऐसे लोगों को एक कोऑपरेट करने का भी एटीट्यूड होना चाहिए, उनकी वो मिशनरी टेंडेंसी होनी चाहिए। और इसी के लिए ये कार्यालय एक बड़े पैमाने पे काम करेगा, ऐसी मैं आशा और उम्मीद रखता हूँ। साथ ही अरविंद कामले जी के, सिंगारी जी के लीडरशिप में अज्जू भाई और तमाम साथी है। औरंगाबाद जिले में काम बढ़िया चल रहा है, मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ। चुनाव संघर्ष की ये मजबूरी है, देश की ये मजबूरी है।
चुनाव में हार जीत एक अलग बात होती है और पार्टी लोगों के दिलो दिमाग में बिठाना एक अलग बात होती है। लोगों के दिलो दिमाग में, खास करके औरंगाबाद जिले में, मुझे लगता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक सफलता मिली है। पार्टी को लोगों के दिलो दिमाग में इस्टेब्लिश करने के काम में एक बड़ी सफलता मिली है और इसी का नतीजा है, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे अलग अलग समाज के लोग हो, ये बीआरएसपी को स्वीकार कर इसमें शरीक होते हैं। ये एक नया परिवर्तन का दौर है और इस दौर को हमें समझना चाहिए। वैसे औरंगाबाद हो या महाराष्ट्र, आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल पार्टी चलाने के तौर तरीके भी बदले हैं। खास करके जब से बीजेपी हुकूमत में आई है तो धन्ना सेठों का पैसा लेकर पार्टियां चलाने की लोगों को आदत लगी है। जब तक कोई आपके दरवाजे पे गाड़ी खड़ी नहीं करता तब तक लोग मीटिंग में आना लगभग बंद हो गया है। ऐसे वक्त में इतने भारी संख्या में आप यहाँ उपस्थित है, ये एक भी इंडिकेटर होता है कि लोगों की मूवमेंट इसके बावजूद भी जिंदा रहती है, जिसको हम पीपल्स मूवमेंट कहते हैं, लोगों का आंदोलन कहते हैं। तो लोगों का आंदोलन जिंदा रहता है। कितने भी आक्रमण हो, कितने भी धन्ना सेठों का पैसा लगा हो, कितने भी कारपोरेट वाले इसमें अपना पैसा लगाए, कितने भी पूंजीपति लोग अपना पैसा लगाए, इसके बावजूद पीपल्स पावर का, पीपल्स मूवमेंट का, लोगों के आंदोलन का अपना एक अनूठा अस्तित्व होता है। और पूरे देश में लगभग 8 राज्यों में जैसा जिक्र हुआ, बीआरएसपी कोई धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है, लेकिन बहुजन महापुरुषों के विचारों से प्रेरित होकर, कटिबद्ध होकर बहुजन समाज के एम्पावरमेंट की मूवमेंट है। और ये एम्पावरमेंट की मूवमेंट होने के कारण जहाँ जहाँ वैक्यूम होते हैं, वैक्यूम लगभग महाराष्ट्र में भी बड़ा वैक्यूम दिखता है आपको। दलित नेता तो कहीं नजर आते हैं, मुस्लिम समाज के भी नेता नजर आते हैं, लेकिन वो सिर्फ चुनावी गठजोड़ बनाना और बिगाड़ना, ये दोनों का खेल खेलने में मजा लेते हैं। किसी को बनाना होता है, किसी को बिगाड़ना होता है। बिगाड़ने वाले ज्यादा होते हैं और जो बिगाड़ने वाले होते हैं उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बीजेपी मदद करती रहती है। उनको बीजेपी डायरेक्ट मदद करती है। मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो, इसके लिए मदद करती है। दलित वोट इकट्ठे ना पड़े, इसके लिए मदद करती है। तो ये इनडायरेक्ट बीजेपी के खिलाड़ी होकर हमारे दरवाजे पे आते हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कई सारे लोग बीजेपी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्टेड है। नाम बाबा साहब का लेंगे, नाम मुस्लिम लोगों के संगठन का लेंगे, नाम दलित ऑर्गेनाइजेशन का लेंगे, लेकिन सहायता और उनका काम फायदे में किसका रहेगा? तो बीजेपी आरएसएस जैसे फिरका परस्त ताकतें हैं जो देश में बड़ा एक नुकसान पहुंचाने में लगी है, लोकतंत्र को एक नुकसान पहुंचाने में लगी है, संविधान को नुकसान पहुंचाने में लगी है। उनकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वकालत करने का जब काम करते हैं, खास करके बाबा के बच्चे होते या मुस्लिम समाज के लोग होते, तो बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। कभी कभी लगता है कि ऐसे दलाल पैदा होने से ये पैदा नहीं होते तो बहुत अच्छा हो जाता, क्योंकि ऐसे ही लोग समाज के लिए घातक होते हैं, मारक होते हैं। और इनके चेहरे कई अलग अलग हैं। कोई लेबर मूवमेंट में, कोई एजुकेशन मूवमेंट में, कोई वकालत करके अपना अलग अपना धंधा करता, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट में होता। तो ये जरूरी नहीं कि सारे पॉलिटिक्स में हो जाए, ये अलग अलग क्षेत्रों में होते। कोई ट्रेड एंड कॉमर्स में होगा, कोई एजुकेशन के सेक्टर में होगा,
अलग अलग फील्ड में वो अपना अपना रुतबा बनाकर बैठे रहते हैं और वहां से अपने आरएसएस बीजेपी अपने आकाओं का फायदा पहुंचाने में वो काम करते हैं। अब देखिए आजकल हर मन से छोटे बड़े दो बातें तो सुनने को आती है। क्या बातें सुनने को आती है? एक तो लोकतंत्र खतरे में और दूसरा संविधान खतरे में। हर कोई यही आपके बात कहता है। अच्छा, ये बात भी कहाँ कही जाती है? जहाँ दलितों की बस्ती है, जहाँ बाबा साहब के मानने वाले लोगों की बस्ती है, जहाँ मुसलमानों की बस्ती है, जहाँ अपर कास्ट के लोगों की बस्ती है, वहाँ कोई नहीं कहता कि संविधान खतरे में है, वहाँ कोई नहीं कहता कि लोकतंत्र खतरे में है। अच्छा, ये संविधान खतरे में किधर है? रामाबाई कॉलोनी में। लोकतंत्र खतरे में किधर है? फुले नगर में। लोकतंत्र खतरे में किधर है? शाहू नगर में। लोकतंत्र खतरे में किधर है? अंबेडकर नगर में। और ये फुले शाहू अंबेडकर नगर के अलावा भारत का संविधान किसी और बस्ती में खतरे में नहीं क्या? लेकिन वो यही आकर हमें बताते हैं और इसलिए कहते हैं कि फिर संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। अरे खतरे में तो करना क्या है ये तो बताओ। ये करना क्या है कुछ नहीं बताते। करना क्या है ये कुछ नहीं बताते। ये कहेंगे लोकसभा, ये अभी देखो भारत की नीति गलत हो रही है, इसलिए गाजा पट्टी में जो भी हो रहा है उसके लिए भी हमारी कोई नीति, प्रदेश नीति जिम्मेदार है कि नहीं? अब जो बीजेपी के मुस्लिम बंदे उनसे पूछिए ना कि भाई फिलिस्तीन के जमीन पर जो हमले होते हैं या इसराइल में भी मुस्लिमों के ऊपर हमले होते हैं, उनके पीछे ताकतें किसकी है? कांग्रेस वाले उसका जवाब दे। या अभी जिनकी हुकूमत है, बीजेपी है, मोदी है, वो जवाब दे ना। उसके लिए कौन सी नीति अपनाते हैं? नीति अपनाते हैं कि हम इसके पक्ष में भी वोट नहीं देंगे और इसके पक्ष में भी वोट नहीं देंगे। तो ये तो तरीका नहीं ना, ये तो तरीका नहीं। आप जब कह रहे भारत विश्व गुरु है तो विश्व गुरु को युद्ध समाप्त करने की अकल और शक्ल दोनों होनी चाहिए। ये दोनों होनी चाहिए। आपके पास युद्ध को समाप्त करने की ना अकल है ना शक्ल है, तो फिर आप विश्व गुरु कैसे हो भाई? आप विश्व गुरु कैसे हो? दो छोटे से राष्ट्र हैं जिनकी एरिया भी बहुत कम है, इसके बावजूद अगर आपके रोल को कोई तवज्जो नहीं देता है, आपकी भूमिका को कोई अहमियत नहीं देता है, तो दुनिया में आप कितना भी ढिंडोरा पिटवा ले, आप कितने भी G20 करवा ले, G20 के बहाने शहरों की लाइटिंग कर दे, हाँ थोड़ी बहुत लाइटिंग करते, कचरा साफ होगा या नहीं वो बाद में देखा जाएगा। लाइटिंग तो कर लेते हैं, पानी पीने को मिलता है कि नहीं एक अलग बात है, लेकिन लाइटिंग जरूर होगी। एयरपोर्ट जाने का रास्ता बढ़िया होना चाहिए। झोपड़पट्टी आते तो उसको ढकने का काम करेंगे, चाहे उसके लिए दीवार गुजरात जैसे बांधनी पड़ी तो दीवार बनवाएंगे, लेकिन असली भारत कभी नजर में नहीं आना चाहिए। ये नकली लोगों की कवायद है, ये नकली लोगों की कवायद है, ये नकली लोगों की कवायद आप समझने नहीं चाहिए। इसलिए बड़ा जाता आरक्षण दो, धनगरों को आरक्षण दो, जिसको आरक्षण है वो भी मांगता है और जिसको नहीं है वो भी मांगता है। अब ये जो मांगने वाले हैं और देने वाले हैं, ये नहीं सोचते कि नौकरियां कितनी है, स्कूल कॉलेजेस कितने हैं, उसमें कितना लोगों को एडमिशन मिलता है। अब महाराष्ट्र में 14,000 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए। कितने? 14,000। अब 14,000 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए तो एक स्कूल में 2 टीचर भी मान लो तो कितने हो गए? 28,000 हो गए। और एक स्कूल में 10 छात्र पकड़ लो, 10 तो भी 1,40,000 हो गए। तो 1,40,000 छात्रों को स्कूल से बाहर करवाना, 28,000 टीचरों को अपने स्कूल से बाहर करवाना, क्या यही भारत का डेवलपमेंट का मॉडल है? क्या यही इंडिया का डेवलपमेंट मॉडल है? आजकल लोग इंडिया शब्द इस्तेमाल नहीं करते, जैसा कि इंडिया शब्द के ऊपर बैन लगा है। बैन किसने लगाया भाई?
किसी ने बैन नहीं लगाया, लेकिन इनडायरेक्ट एक बैन लगाने की बात हो रही है। तो जब लोगों की मूलभूत सुविधा से ध्यान भटकाना तो नॉन इश्यू को इश्यू बनाते हैं, नॉन इश्यू को इश्यू बनाते हैं और इश्यूज को साइडलाइन करते हैं। मुस्लिमों का आरक्षण का मामला कोई बोलेगा नहीं, उसके लिए किसी के पास समय नहीं है। प्रकाश अम्बेडकर के पास नहीं, अबू असीम आदमी के पास भी नहीं, और हमारे एमआईएम के लोगों के पास भी नहीं, उनके पास समय नहीं। हाँ, उनके लिए समय कहा है कि जहां समाज में ध्रुवीकरण होने के मामले, वहां उसके लिए समय है, ताकि उनके आकाओं को डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायदा पहुंचे। इस तरह की नीतियां वो अपनाते हैं। आजकल जो आरक्षण मांगने वाले लोग हैं, ये नहीं पूछते सरकार को कि नौकरियां कहाँ है। ये आरक्षण मांग रहे हैं, अच्छी बात है, मांगना भी चाहिए, मांगो भाई, आपका हक है, कानून के दायरे में है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। लेकिन जो मांगने वाले लोग हैं, उन्होंने सरकार को भी पूछना चाहिए कि नौकरियां कहाँ है। कम से कम महाराष्ट्र गवर्नमेंट की लगभग 3-3.5 लाख सरकारी नौकरियां आज तक नहीं भरी है, खाली है, बैकलॉग खाली है। तो इसका रिक्रूटमेंट करो, कोई नहीं बोलता। इसके लिए कोई राजनीतिक दल नहीं है, इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा कि भाई पिछले 5 साल में तो लगभग बैन था, सरकारी नौकरियों के ऊपर तो बैन था। अब नौकरियां तो है नहीं, खैरात बांट रहे आरक्षण की। नौकरियां तो दे रहे आउटसोर्सिंग के लिए, नौकरियां किसको दे रहे? प्राइवेट एजेंसी के लिए। ये एजेंसी अभी जो लास्ट टाइम में 9 कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो 9 कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट गवर्नमेंट सर्विस के लिए दिया। वो है कौन लोग? उसमें बीजेपी के नेता लोग हैं, उसमें कांग्रेस के नेता लोग हैं, उसमें एनसीपी के नेता लोग हैं। अब यही लोग अपने रिश्तेदारों को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, यही लोग सरकारी नौकरियों का निजीकरण करते हैं। और सरकारी नौकरियों का एक तरफ समाप्त करना और दूसरी तरफ आरक्षण की खैरात बंटवाना, एक भाई कौन सा सही है? दोनों सही नहीं हो सकते, एक तो गलत होगा। लेकिन इसके लिए सरकार के नीतियों के ऊपर कोई हमला नहीं करता, कांग्रेस वाले भी नहीं करते, क्योंकि कांग्रेस वालों के भी समय में यही नीतियां चल रही थी। ये आउटसोर्सिंग की पॉलिसी इसके पहले कांग्रेस वाले के भी समय में बनी, तो कांग्रेस वाले आवाज नहीं करते, बीजेपी वाले भी आवाज नहीं करते। दोनों सगे चचेरे भाई भाई होते हैं इस मामले में, और इसलिए जनता के मुद्दों के आधारित राजनीति नहीं बनती है, ना ये बनने देते हैं। झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग, औरंगाबाद में बड़ी है झोपड़पट्टी है, काफी बड़ी बड़ी हटमेंट एरिया है। अब एक है प्रधानमंत्री आवास योजना, ढिंडोरा पीटते हैं कि सबको मुफ्त घर मिलेगा। अब औरंगाबाद में कितने लोगों को मुफ्त घर मिला है? कितने लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अंतर्भाव हुआ है? लेकिन ये पूछने का काम कोई नहीं करेगा। इसके बजाय लोगों के दिल और दिमाग को झंझटने वाले मुद्दे उठाओ, भावनाओं को भड़काने वाले मुद्दे उठाओ और राजनीतिक रोटियां सेकने का धंधा करो। ये धंधे वाले राजनीतिक दलों का काम होता है। बीआरएसपी उसमें धंधे में नहीं पड़ती, हम अपने मूवमेंट के दायरे में रहकर काम करते हैं। और इसलिए हमारी भूमिका रहती है कि भाई मुद्दों की बात करो ना। आपको नई पेंशन देनी है सरकारी कर्मचारियों को, अच्छी बात है, सरकार बेकार हो गई है, सरकार के पास पैसा नहीं है, G20 के लिए पैसा है, पेंशन के लिए नहीं पैसा है। तो जो कर्मचारी 30-35 साल नौकरी करता है उसको पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, तो बीआरएसपी अकेली पार्टी है, वो कहती है कि पहले एमपी एमएलए के पेंशन बंद करवा दो, उनके बंद करवा दो ना, वो तो करोड़पति है। 5 राज्यों के चुनाव अब है, मैं कल तेलंगाना में था, उसके 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में था, कानपुर में था, कई जगह देखिए आंकड़े तो रोज पेपर में आता है कि इस पार्टी के इतने करोड़पति है, इतने अरबपति है, इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, तो भाई उनको पेंशन क्यों देते हो? वो कोई गरीबी रेखा के नीचे है क्या?
उनको पेंशन क्यों देते हो? जब 30-35 साल नौकरी करने वाला सरकारी कर्मचारी मोदी के सरकार के अंदर पेंशन नहीं ले सकता, तो हम पूछते हैं कि तुम MP MLA लोग कैसे पेंशन ले सकते हो? तुम्हें भी पेंशन को छोड़ना चाहिए। लेकिन ऐसी बातें ये राजनीतिक दल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक दूसरे के रिश्तेदार, एक दूसरे के इंटरेस्ट से बंधे हुए हैं, और इसलिए मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। और ये मुद्दों की बात करने के लिए चाहे अनामी मोरे जैसे युवा साथी है, या हमारे सिंगारे जैसे, या कई और है, पीछे भी है, तो ये सारे लोग एक BRSP के साथ एक मूवमेंट के तौर पर जुड़े हैं, एक आंदोलन के तौर पे जुड़े हैं। इनको कोई पेमेंट नहीं देता है, ये अपने घर की रोजी रोटी खाकर अपना मेहनत का काम करते हैं। बाकी पार्टियों में अलग बात होती है, वहां कोई न कोई रोज का प्रबंधन करता है, खाने पीने का भी प्रबंधन करता है, शाम का भी होता है, दिन भर घूमने का भी होता है। BRSP ऐसा कुछ गलत काम नहीं करती, अपने घर की रोजी रोटी खाकर समाज के उत्थान के लिए काम करना, ये हमारा एक मकसद होता है, मूवमेंट होता है। चाहे मैं हूं, चाहे अरविंद है, या और कोई साथी है, हम अपने बलबूते पर चलते हैं, किसी के मेहरबानी से नहीं। सुरेशजी माने साहेब आहेत मित्रांनो, मला एक तुम्हाला सांगायचं आहे, जे संविधान आहे, जे बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान लिहिलेलं आहे मित्रांनो, आपण बाबासाहेब आंबेडकरांना पाहिलं नाही, परंतु पुस्तकाच्या माध्यमातून आपण बाबासाहेब आंबेडकरांना बघितलेलं आहे। त्याच बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या संविधानावर देशामध्ये एकमेव जर नेता PhD करणारा कोणी असेल तर तो एकमेव नेता म्हणजे आदरणीय डॉक्टर सुरेशजी माने साहेब आहे। मित्रांनो, मला तुम्हाला एवढंच सांगायचं आहे की सध्या जो गायरानाचा प्रश्न आहे, संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 5.5 लाख गायरान धारक, जे की सरकारनं, जे भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आहे, त्यांना त्यांच्या घरावरून, त्यांच्या जमिनीवर भूमिहीन करण्याचं काम करत आहे। या गायरानाच्या पाठीशी जमिनीवरली लढाई असूया, या न्यायालयाची लढाई असूया, खंबीरपणे लढणारा नेता आदरणीय डॉक्टर सुरेशजी माने साहेब आहेत। आणि माने साहेबांमुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील 5.5 लाख गायरानधारक आज शांततेची झोप घेत आहेत। मित्रांनो, माने साहेब आले, माने साहेबांचे मी खूप खूप आभार मानतो, कारण माझ्यासारख्या एका छोट्या कार्यकर्त्याच्या कार्यालयाच्या उपस्थिती प्रसंगी माने साहेब आले, तसेच या कार्यालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीचे प्रदेश महासचिव आदरणीय अरविंदजी कांबळे साहेब, तसेच जिल्हा अध्यक्ष विजयजी शिंगारे, वकील आघाडीचे मराठवाडा अध्यक्ष राहुलजी जडे सर, आमचे जिल्हा अध्यक्ष वकील आघाडीचे आमचे वरिष्ठ नेते अज्जूभाई, तसेच आमचे वरिष्ठ नेते 3132 शहर अध्यक्ष निसारबाई व बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीचे सर्वच सन्माननीय जबाबदार पदाधिकारी कार्यकर्ते, मी सर्वांचा आभार मानतो। व यानंतर नाश्त्याची व्यवस्था केली, कोणी नाश्ता केल्याशिवाय जाऊ नये। विचारणार आहे की बोलायचं आहे? कुछ पूछने वाले? कुठल्या, हिंदीमध्ये की मराठी? तुम्हाला सोयीचं कुठलं आहे? हिंदी सोयीचं की? आज मयूरवन कॉलोनी के बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के स्थानीय शाखा के कार्यालय का उद्घाटन पार्टी के साथियों के तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन विधिवत रूप से किया गया। भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे, कार्यकर्ता उपस्थित रहे, और इस कार्यालय को चलाने की जिम्मेदारी BRSP के युवा साथी अनामी मोरे इन्होंने ली है। ये इनका इस वार्ड का जनसंपर्क कार्यालय रहेगा, और इस कार्यालय के माध्यम से इस वार्ड के जो भी तमाम सारे लोग हैं उनके समस्या सुलझाने में, निराकरण करने में ये कार्यालय की एक अहम भूमिका होगी, ताकि लोगों के लिए भी ये एक तरफ से मदद करने वाला सेंटर बनेगा, और सेंटर के माध्यम से पार्टी का जनसंपर्क अभियान यहाँ से बड़े पैमाने पर चलेगा। इसके लिए आज मैं खुद पार्टी कार्यालय के लिए उद्घाटन के लिए आया था, और इस मौके पर हमने कई बातें ले ली है कि जैसे एक तरफ के आरक्षण की खैरात तो बढ़ती है, लेकिन सरकारी नौकरियों को ख़त्म किया जाता है।
क्या ये विडंबना नहीं है? और जो सरकार की नीति है नौकरियां ख़त्म करने की, उसके खिलाफ कोई पार्टी नहीं बोलती है। सारे पार्टियां आरक्षण की डिमांड करने में लगी है। अब आरक्षण का मतलब है कि जब सरकारी स्कूल होंगे तो आरक्षण का फ़ायदा होगा। एक तरफ स्कूल को गायब किया जा रहा है। महाराष्ट्र के सरकार के गलत नीति के कारण 14,000 स्कूल महाराष्ट्र में बंद करने जा रहे हैं। कुछ नए स्कूल कारपोरेट सेक्टर को एडॉप्शन में देने जा रहे हैं। तो सरकार किस लिए है फिर भाई? सरकार अगर शिक्षा और नौकरी नहीं दे सकती, एक बेहतरीन आरोग्य नहीं दे सकती, तो सरकार नाम की व्यवस्था किस लिए होती है? भारत ने कल्याणकारी राज्य व्यवस्था को स्वीकार किया है, तो सरकार को इस बात का एहसास होना चाहिए। लेकिन बड़ी बड़ी पार्टियां इन बातों के तरफ बिल्कुल दुर्लक्ष्य करके लोगों को भड़काने वाले मुद्दे उठा रही है। लोगों को एक दूसरे के खिलाफ विद्रोह करके जाति जाति में झगड़े लगाने का काम सरकार में बैठे हुए लोग और विपक्ष के दल भी कर रहे हैं। इसके खिलाफ बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की नीतियाँ है, क्योंकि बहुजन समाज की उन्नति तब हो सकती है जब सरकार अपने जगह पे ठीक तरह से काम करेगी, संवैधानिक दायित्व निभाएगी, लोकतंत्र का अपना एक जिम्मेदारी होती है वो निभाएगी, तब लोगों का भला होगा। लेकिन दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में कई राजनीतिक पार्टियां, दल, सत्ताधारी दल भी ये लोगों को आपस में भिड़ाने में लगे हैं, लोगों के मुद्दों को मिटाने के लिए नहीं या सुलझाने के लिए नहीं। पहली बात तो ये है कि मंत्रालय में बैठे हुए लोग नीति बनाते हैं कि नीति क्या है? निजीकरण करो, प्राइवेटाइजेशन करो, और नीचे बैठे हुए लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वही बात है कि यहाँ जो बैठे हुए कॉरपोरेशन में लोग हैं, प्रशासक है अभी, तो सरकार के लोग होते हैं, तो वो सरकार के नीतियों का अमल करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्द, लगभग एक 10-15 दिन के बाद, कॉरपोरेशन के ऊपर जो औरंगाबाद महानगर पालिका के अंदर को जो स्कूलों का शिक्षा का जो निजीकरण हो रहा है, उसके खिलाफ पार्टी की तरफ से एक मोर्चा निकाला जाएगा और पार्टी इसके खिलाफ लड़ेगी। सर, आता खाजगीकरणाचा विषय आला होता, त्यांनी घोषणा केली की खाजगीकरण आम्ही रद्द करतोय, पण अजूनपर्यंत कोणताही अध्यादेश काढला नाही। वही देवेंद्र फडणवीस वैसे घोषणा करने में मशहूर आदमी है। धनगर आरक्षण की घोषणा करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन जीरो। मराठा आरक्षण की घोषणा करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन जीरो। उसी तरह उन्होंने ऐलान तो किया है कि हम आउटसोर्सिंग नहीं होने देंगे, निजीकरण नहीं होने देंगे, लेकिन अभी तक जीआर नहीं निकाला है। और इसके पीछे फिर मंशा वही है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये आउटसोर्सिंग की कंपनियां किसकी है, तो बीजेपी में कुछ नेता लोग कांग्रेस में, कुछ नेता लोग एनसीपी में, ये सब इनकी आपस में मिली भगत होती है। ये एक दूसरे का फाइनेंशियल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, और यही वजह होगी कि देवेंद्र फडणवीस ने अभी तक उसका जीआर नहीं निकाला है। सर, आता सगळ्यात मोठा ज्वलन प्रश्न जो सांगितला आरक्षणाचा आहे। एकीकडे मराठा समाज म्हणतोय की आम्हाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या, आणि काही नेते मंडळी म्हणते की आम्हाला कुणबी प्रमाणपत्र नकोय। हा काय प्रकार आहे? वो उनके अपने अपने समझ का मामला है, उसके मामले में वो जाने। लेकिन जिनको महाराष्ट्र की सोशोलॉजी समझती है, समाज का जो हिस्सा है, बंटवारा है जाति या धर्म के आधार पर, जिनको इसका ज्ञान है, उनको पता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट का भी एक जजमेंट है कि मराठा समाज एक अलग होता है, कुणबी समाज एक अलग होता है। ये हाई कोर्ट के, बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट भी है। लेकिन जो अपने हिसाब से पढ़ता है उसको अपने हिसाब से नज़र आता है, और इसलिए वो अपने अपने सोच लेकर चले हैं। लेकिन वही बुनियादी सवाल है, आरक्षण की खैरात जारी है, ना शिक्षा जगह पे है, ना नौकरियां जगह पे है। ओके, मैं अनामी मोरे, युवा जिल्हाध्यक्ष बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी।
आज बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीच्या या मयूरबन कॉलनी या वार्डामध्ये आदरणीय ॲडव्होकेट डॉक्टर सुरेशजी माने साहेब यांच्या हस्ते बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीच्या कार्यालयाचं उद्घाटन झालं। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी ही जी तळागाळातील गोरगरीब बहुजन समाजाच्या हक्क अधिकारासाठी लढणारी महाराष्ट्रातील एकमेव पार्टी व येणाऱ्या काळामध्ये या ऑफिसच्या माध्यमातून या वार्डातील ज्या पण लोकांच्या जनतेच्या समस्या असतील त्या समस्या सोडवण्याचं काम या ऑफिसच्या माध्यमातून केलं जाईल। धन्यवाद। प्रमुख समस्या सध्या रस्ते आहेत, रस्त्यांची रस्ते, पाणी, ड्रेनेज लाईन ह्या समस्या आहेत। एक मिनट